Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to my channel Study with Neha Nancy. Hope you all are doing well. तो आज काफ़ी समय बाद मुझे आप लोगों के लिए क्लास लाने का मौका मिला और मैं ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो अभी झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना लैंग्वेज पेपर हिंदी सब्जेक्ट रखने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्लास बहुत ही अच्छी साबित होकर निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ हम लोग हिंदी का जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग में, तो वहाँ पे जो भी सिलेबस मेंशन किया हुआ है हिंदी में उन सब को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, अपने कॉपी में उस सिलेबस को अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद बगल में उनके कवि या लेखक के नाम भी ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि हिंदी में हम लोगों को दो बुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये 12th की हिंदी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, क्लास 12th की हिंदी रहेगी। 2 बुक्स पढ़ने हैं, पहला तो है आरोह भाग 2 और दूसरा है वितान भाग 2। तो आरोह भाग 2 में 10 कविताएँ हैं, काव्य खंड में 10 कविताएँ हैं और जो गद्य खंड है उसमें 8 कहानियाँ हैं, और जो वितान भाग 2 है उसमें बस 4 कहानियाँ ही हैं। तो 2 पुस्तक मेनली है और बाद में ये जो जनसंचार माध्यम है और जो ग्रामर का जो पोर्शन आता है वो सब पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग भी इसी तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा सभी चीज़ों को। और जैसे कि आपने ये लिखा कि कोई कविता का नाम लिखा कि आत्म परिचय या दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और बगल में उनके कवि के नाम भी लिखिएगा। जैसे कि फिर गद्य खंड में आपने कोई कहानी का नाम लिखा, फिर बगल में उनकी लेखक के नाम ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से करके आप लोग लिखेंगे तो जल्दी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे काव्य खंड का। आरोह भाग 2 में जो पहला चैप्टर हमारा है आत्म परिचय है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इनके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इनको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में हम लोग कवि परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग पोयम की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ से कविता की एक एक पंक्ति को हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके वर्ड मीनिंग्स जानेंगे, शब्दार्थ, फिर भावार्थ जानेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर जब आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कल हम लोग इसके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, MCQs क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारा जो क्लास है वो आप लोगों को इसी चैनल पे स्टडी विद नेहा नैंसी पे अपलोड मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी, वहाँ पे सारा क्लास आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा। तो आज हम लोग की जो कि पहली क्लास है, तो फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और क्लास को देखिए। ठीक है, ख़ास करके जो हिंदी सब्जेक्ट रख रहे हैं अपना, उनके लिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इसी तरह आप पहले अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे इंडेक्स बनाइएगा और ऐसे लिख के रखिएगा। ठीक है, आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो हम लोग पहले कवि परिचय से स्टार्ट करेंगे। यह है कवि परिचय। तो जो आत्म परिचय जो चैप्टर है, मतलब जो कविता है, उनके कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। उनके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। अब इनका जो जीवन परिचय है वो हम लोग देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। और एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो सारी चीज़ें हैं आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। एक बेसिक फ़ायदा आप लोगों को ये होने वाला है कि क्लास में चीज़ें याद हो जाएंगी। बस एग्ज़ाम से पहले 1 सप्ताह पहले आप लोग सारा रिवीजन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो चीज़ें याद हो जाएंगी ना, बस उस टाइम पे रिवीजन करना बाकी रहेगा आप लोगों के लिए। इसीलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। यहाँ पे देखिएगा 27 नवंबर और 7 तो आप ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पे कि 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि ये हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अब ये उत्तर छायावादी काल क्या है? यानी कि छायावाद काल के बाद का जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर छायावादी काल। तो छायावाद काल का समय क्या रहा होगा? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो छायावाद काल है उसका समय है 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक।
और इस छायावाद काल में जो कविताएं लिखी जाती थी वो मेनली प्रकृति के ऊपर लिखी जाती थी, प्रकृति प्रेम के ऊपर, मानवीयकरण के ऊपर, रहस्यवाद से भरी हुई और कल्पना को प्रधानता दी जाती थी। सौंदर्य, प्रेम, इन सब के विषय में, खास करके काल्पनिक रूप से इन सब के विषय में कविताएं प्रकट की जाती थी, उस टाइम में लिखी जाती थी। तो उसको बोला जाता था छायावादी काल। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, ये उत्तर छायावाद काल यानी कि छायावाद काल के बाद के समय उस काल के प्रमुख कवियों में से एक थे ये। ठीक है, इतना दूर तक आप लोगों को समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा। जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में। 27 से 7 ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रमुख कौन से प्रमुख कवियों में आते थे? उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक थे ये। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पिता का नाम क्या था? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। और माता जी का नाम था सरस्वती देवी, माता जी का नाम था सरस्वती देवी। इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा की तो वो इन्होंने कायस्थ विद्यालय से प्राप्त की थी। ठीक है, और इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में अपनी शिक्षा ग्रहण की, 2 भाषाओं में, पहले तो उर्दू में फिर हिंदी में अपनी शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। फिर आगे चलकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अंग्रेजी में एमए किया। फिर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करा लिया और अंग्रेजी में फिर क्या किया? एमए किया। शुरू में तो क्या सब्जेक्ट रखे थे ये? उर्दू और हिंदी, इसमें अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। बाद में जब ये विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं तो अंग्रेजी में एमए करते हैं। ठीक है, यानी हमें यहाँ 3 लैंग्वेज देखने के लिए मिल रही है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इससे, आप बना लीजिएगा आराम से। अगर पूछा जाता है कि किन 3 विषयों का जिक्र कविता आत्म परिचय में कवि के लिए किया गया है, तो आप आराम से ऑप्शन बना सकते हैं, सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की, जिसके लिए इन्होंने शोध का विषय था, मतलब जिसके लिए इनके शोध का विषय था अंग्रेजी साहित्य के महान कवि W.B. येट्स की कविताएं। यहाँ पे इस लाइन का मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो पीएचडी पूरी इन्होंने कहाँ से की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। और शोध का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, तो उनको जो टॉपिक दिया गया था रिसर्च के लिए, वो दिया गया था एक अंग्रेजी साहित्य के महान कवि थे W.B. येट्स, तो उनकी ही कविताओं के ऊपर इनको रिसर्च करने के लिए टॉपिक मिला हुआ था। इस लाइन का यही मतलब हुआ। ठीक है, अब आगे चल के हम लोग देखते हैं कि 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और श्यामा बच्चन जी से होता है। इनका जो विवाह हुआ था वो श्यामा बच्चन जी के साथ हुआ था और कुछ वर्षों बाद ही जो श्यामा बच्चन जी थी उनकी जो मृत्यु हो जाती है गंभीर बीमारी के कारण। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंभीर बीमारी के कारण श्यामा बच्चन जी का देहांत हो जाता है। फिर कुछ वर्षों के बाद हरिवंश राय बच्चन जी दूसरी शादी करते हैं और तेजी बच्चन जी के साथ इनका दूसरा विवाह होता है। तेजी बच्चन जी, ठीक है, तेजी बच्चन के साथ में इनका दूसरा विवाह होता है। फिर हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जैसे कि मधुशाला हो गई, निशा निमंत्रण हो गई, मधुबाला हो गई, मधु कलश हो गई आदि। तो ये सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें जैसे कि मधु 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 इस तरह से, तो आप यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग मधु वर्ड का किया गया है। तो इससे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते कि हाँ ये सारी जो रचनाएं हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। ठीक है, आप मधु वर्ड से याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश इस तरह से इनकी रचनाएं रही हैं। एक अलग से ये है निशा निमंत्रण। और इनको जो साहित्य अकादमी भी मिला था वो 2 चट्टानों, इनकी एक रचना रही होगी 2 चट्टानों, उनके ऊपर में इनको एक साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिल चुका है। और 1968 में 1968 में क्या हुआ था कि जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये थोड़े से यहाँ पे याद रखने के लिए आप लोग देखिएगा कि जो 1968 में
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन 2 पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी से भी, एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी और एक कमल पुरस्कार से भी। फिर पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान भी दिया गया है इनको। फिर इन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया हुआ था। ठीक है, हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया हुआ था विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के। और हरिवंश राय बच्चन पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। फिर जो सन 2003 में मुंबई में इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तो ये था हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, जो इनका जीवन परिचय था या कवि परिचय बोलेंगे, तो उनके बारे में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँ मैं, छायावाद काल तो बता दिया था मैंने, लेकिन जो छायावादी काल के जो 4 प्रमुख स्तंभ है वो इन 4 कवियों को माना जाता है। पंत प्रसाद वर्मा निराला, आप भी इसी तरह याद रखिएगा, पंत प्रसाद वर्मा निराला। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, वर्मा से महादेवी वर्मा, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगर क्वेश्चन आता है छायावाद काल के 4 प्रमुख स्तंभ किन कवियों को माना जाता है, तो आप यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर बना सकते हैं। तो कवि परिचय तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे एक पैराग्राफ को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लास में याद हो जा रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और इसी तरह हम लोग आगे की क्लास को भी करेंगे। तो चलिए हम लोग कविता की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को इस कविता का सार बताना चाहूँगी कि इस पूरे कविता में सिर्फ प्रेम के ऊपर कवि ने चर्चा किया हुआ है, सिर्फ प्रेम के ऊपर में। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक पैराग्राफ में प्रेम से ही रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहला पैराग्राफ हम लोग यहाँ देखते हैं कि आत्म परिचय का ये पहला पैराग्राफ है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसे ये जो वर्ड है झनकृत, झनकृत का मतलब क्या हो जाएगा कि तारों को छूकर आवाज़ निकलना। ठीक है, तारों को छूकर क्या हो रहा है, आवाज़ मतलब निकालना, आवाज़ निकालना, झनकृत, झनकार। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वर्ड आया है जग, जग का मतलब हो गया है संसार। ठीक है, तो ये जो 4 लाइन है, जो 4 पंक्ति अभी हमने इनको पढ़ा, तो उसका अर्थ क्या निकल कर के आता है, कवि क्या कहना चाहते हैं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से, तो हम लोग देखते हैं। कवि कहते हैं मेरे जीवन में भी जो घर गृहस्थी का भार होता है वो है, यानी कि मैं भी सांसारिक भार को लेकर अपने जीवन में चलता हूँ। ठीक है, जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं एक घर गृहस्थी में, एक परिवार में, सांसारिक जीवन में, वो सारी जिम्मेदारियाँ मैं भी उठाता हूँ। मैं भी एक गृहस्थ आदमी हूँ, मैं भी अपने जीवन में घर गृहस्थ का भार लिए फिरता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने जीवन में एक चीज़ अपनाई हुई है मैंने, और वो है प्रेम। इन सब भार के बावजूद, जो सांसारिक भार है, जिम्मेदारियां हैं, अपना गृहस्थ जीवन है, इन सब के बावजूद भी मैं एक चीज़ कभी नहीं छोड़ता, उसको मैं लेके चलता हूँ, और वो है प्रेम। उसको मैंने अपनाया है, और वो प्रेम इस कारण से आ पाया है कि किसी ने मेरे हृदय के तारों को छू दिया है, झनकृत कर दिया है। ठीक है, और ये जो प्रेम है, जो कवि के अंदर ये जो प्रेम आया है, वो किस कारण से आया है कि कवि के हृदय को किसी ने क्या किया है, छूकर झनकृत कर दिया है, उनके हृदय के तारों को झनकृत कर दिया है। ठीक है, झनकृत कर दिया, और परिणाम ये है कि आज तक मेरी सांसों से 2 तार बज रहे हैं, यानी कि प्रेम की ध्वनि बज रही है। किसी ने कवि के हृदय के तारों को छूकर झनकृत कर दिया है,
और उसका ये रिज़ल्ट देखने के लिए मिल रहा है कि जो कवि के जो सांसों से दो तार बज रहे हैं, यानी कि उनके अंदर प्रेम की ध्वनि बज रही है। तो कवि इन 4 पंक्तियों में हमें यही बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कवि ने प्रेम के बारे में डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों कि कवि घर संसार का भार लेने के बावजूद भी प्रेम को अपनाए हुए कैसे है, तो उनका कारण कवि ने यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा का मतलब क्या होता है? प्रेम रूपी शराब। स्नेह सुरा का मतलब हो गया प्रेम रूपी शराब। ठीक है, और ये जग का मतलब तो आपको अभी बताया मैंने कि सांसारिक जीवन या सांसारिक भार, संसार। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मतलब देखते हैं कि कवि आगे क्या बता रहे हैं हमें। तो कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, यानी कि प्रेम में ही जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ और कभी भी जग का ध्यान नहीं करता हूँ, मतलब संसार का मैं कभी भी ध्यान नहीं करता हूँ। अपनी ही प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, उसी में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। ध्यान नहीं करता कि सांसारिक लोग मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कवि को जो संसार के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी परवाह कवि को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कवि बस अपनी ही प्रेम में मग्न रहते हैं, प्रेम रूपी मदिरा का पान करते हैं, ये बता रहे हैं। मतलब मैं सांसारिक लोगों की चिंता नहीं करता, वो संसार के लोगों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कवि कहते हैं जग तो उन लोगों को पूछता है जो जग तो उन लोगों को पूछता है या अच्छा मानता है जो लोग संसार को पूछते हैं, यानी कि संसार में घुल मिलकर रहते हैं। तो कवि यहाँ पे सीधे सीधे इन बातों को कह रहे हैं कि संसार सिर्फ उन लोगों को ही पूछता है जो सांसारिक जीवन में घुल मिल कर रहते हैं, संसार में घुल मिल कर रहते हैं। लेकिन मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ, मैं सांसारिक जीवन में घुल मिल कर नहीं रहता। मुझे बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं बस अपने जीवन में प्रेम में ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और उसी प्रेम रूपी मदिरा में ही मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। इस तरह से कवि बताते हैं, मुझे सांसारिक जीवन का बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं है। फिर कहते हैं और मैं अपने प्रेम में ही लिप्त रहता हूँ, प्रेम में ही जीता हूँ। मैं सांसारिक लोगों का ध्यान नहीं करता, संसार के लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता मैं। ठीक है, कवि हमें यही बता रहा है कि मैं सांसारिक लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बस अपने ही प्रेम में लिप्त रहता हूँ। यहाँ पे भी प्रेम की चर्चा हुई है, कवि यहाँ पे भी प्रेम के बारे में बता रहे हैं। कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट होता है या कोई चीज़ें ऐसा जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो 2 पैराग्राफ को हमने देखा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। उर मीन्स क्या हो गया? हृदय। उद्गार का मतलब क्या हो जाएगा कि मन के भाव। ठीक है, और निज मतलब तो हो जाता है अपना। ठीक है, उद्गार यानी मन का भाव, उर यानी हृदय और निज यानी कि अपना। तो आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कवि कहते हैं मेरे हृदय में मेरे मन के भाव है और वो है प्रेम। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो मेरे मन के भाव है वो क्या है? प्रेम है। मैं मेरे मन के भावों को दूसरों को उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ, यानी मैं अपने अंदर के जो प्रेम को दूसरों को उपहार में देना चाहता हूँ।
मतलब सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेम में जीवन यापन करो, प्रेम में लिप्त रहो, क्योंकि ये जो संसार है अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है। संसार में जो लोग हैं सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, और सबसे बड़ी जो कमी है संसार में देखने के लिए मिल रही, वो क्या है? प्रेम। जो कवि कहते कि वो मुझ में है, और मैं अपने प्रेम के माध्यम से अपने मन के भावों को लोगों को संदेश स्वरूप प्रकट करना चाहता हूँ, उनको उपहार स्वरूप ये बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सांसारिक चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि संसार प्रेम के बिना बिल्कुल अधूरा है, अपूर्ण सा लगता है। इसमें प्रेम की मात्रा कम है, इसलिए मुझे ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कवि कह रहे हैं कि संसार में प्रेम ही नहीं है, बिल्कुल लुप्त हो गया है, बहुत ही अल्प मात्रा में है, इसलिए मुझे ये संसार बिल्कुल भी नहीं भाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं तो अपने सपनों का संसार में जीवन जीता हूँ। तो कवि कहते हैं इसलिए मुझे ये संसार तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम ही नहीं है, इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में जीवन व्यतीत करता हूँ। अपने सपनों का संसार यानी कि प्रेम, यानी कि कवि अपने हृदय में जो प्रेम उनकी मन में जो उत्पन्न होती है, कवि उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जग को, संसार को ये संदेश देना चाहते हैं, एक उपहार देना चाहते हैं कि ये जो संसार है प्रेम के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब आगे के 4 पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। दहा मतलब होता है जलना, मौजों यानी कि होता है किनारा, लहर जो होता है ना, लहरों का किनारा, इस तरह से। भव मतलब हो गया संसार रूपी सागर, और जग हो गया सांसारिक लोग। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कवि कहते हैं मैं अपने हृदय में अग्नि जला लेता हूँ, प्रेम रूपी अग्नि। कवि क्या कह रहे हैं? मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जला लेता हूँ, और मैं खुद भी उसमें जलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है ना, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाता हूँ और खुद भी उसमें जलता हूँ। चाहे मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, दोनों ही परिस्थितियों में मैं मस्त रहा करता हूँ। मेरे जीवन में चाहे सुख की परिस्थिति आए या दुख आए, दोनों ही परिस्थिति में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, बिल्कुल मस्त रहता हूँ, प्रेम में अपना जीवन गुजारता हूँ। संसार के जो लोग हैं वे इस सांसारिक सागर से पार होने के लिए कितने तरीके अपनाते हैं। जो संसार के लोग हैं, अगर उनके जीवन में दुख आ जाए तो भी वे क्या होते, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनसे निकलने के लिए अत्यंत प्रयास करते हैं, बहुत तरीके अपनाते हैं। सुख आ जाए तो भी वो लोग उनमें संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनसे फिर और बढ़कर उनको चाहिए होता है। इस तरह से प्रेम नहीं है कहीं भी, दोनों ही परिस्थिति में जो सांसारिक लोग हैं प्रेम कहीं भी झलकता नहीं है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो सांसारिक सागर है उसको पार करने के लिए जो संसार के लोग हैं ना जाने कितने तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं तो प्रेम की लहरों में मस्त बहा करता हूँ। लेकिन मैं जो हूँ, मेरे जीवन में सुख आए दुख आए, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, मैं बस प्रेम की लहरों में ही मस्त बहा करता हूँ। प्रेम की जो लहरें हैं वो मुझे किनारों तक पहुँचा देती हैं, और जो प्रेम की लहरें हैं वो मुझे किनारों तक ले जाती हैं बहा करके। मुझे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि अब मेरे जीवन में दुख की परिस्थिति आ गई, अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ऐसा सुख आ गया है, अब मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। वे कहते हैं कि मैं बस अपने जीवन में प्रेम रूपी सागर में बहा करता हूँ, और वो जो प्रेम की लहरें हैं वो मुझे किनारों तक पहुँचा देती हैं। ये कवि बता रहे हैं। अब आगे की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कवि, अच्छा मैं एक बात आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा उस सब में प्रेम का ही जिक्र किया हुआ है, प्रेम की चर्चा की हुई है। तो ये प्रेम कवि के अंदर कैसे आई थी? हमने पिछले पैरा में पढ़ा था कि किसी ने कवि के मन के, हृदय के तारों को छूकर क्या किया था? झंकृत
कर दिया था। तो उसी के ऊपर कवि इन सारे मतलब सारी कविताओं के जो पैराग्राफ है उनमें प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं है किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी कि युवावस्था हो गया, उन्माद यानी कि मस्ती, अवसाद यानी कि दुखी। ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग ये होता है। आगे के पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, कवि कहते हैं मेरी जो अवस्था है वो युवावस्था है और इस युवावस्था में मैं मस्ती में अपना जीवन गुजार रहा हूँ, लेकिन मस्ती में भी दुख है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। मैं भले ही प्रेम रूपी सागर में बह रहा हूँ, प्रेम रूपी अग्नि को दहन करके उसमें जल रहा हूँ, लेकिन भी क्या है कि मैं अपना जीवन जो गुजार रहा हूँ, लेकिन इसमें भी क्या है, दुख है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। और ये दुख ऐसे है जो मुझे बाहर तो हंसाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रुलाते रहते हैं। ठीक है, ये जो दुख ऐसा दुख है मेरे जीवन में कि मुझे बाहर से तो हंसाते हैं, जो लोग अगर मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, इसे तो बिल्कुल भी किसी बात का दुख ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं, ये तो बिल्कुल अपने जीवन में मस्त है। ठीक है, उन्मादित है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन मेरे भी जीवन में दुख है, और वो ऐसा दुख है जो बाहर तो मुझे हंसाता है, लेकिन भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर क्या करता है, रुलाता है। क्योंकि कवि को अपने किसी प्रिय की याद आती है। और क्यों ऐसा होता है, कवि किस बात से यहाँ पे दुखी हो रहे हैं? कवि कहते हैं कि मैं जग को दिखाने के लिए हंसता तो ज़रूर हूँ, मैं प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करता तो ज़रूर हूँ, लेकिन जो एक दुख है जो मुझे किसी की याद दिला देता है, वो मुझे अंदर ही अंदर रुलाता है। कवि को अपने किसी प्रिय की क्या याद आती है, जिस वजह से ये दुख उन्हें भीतर ही भीतर क्या करता है, रुलाता है। यहाँ पे जो कवि की जो प्रिय है, उनका जो कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है इस कविता में। ठीक है, बस आप प्रिय करके ही यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे है कि कवि को अपने किसी प्रिय की याद आती है, जिस वजह से ये दुख उन्हें भीतर ही भीतर क्या करता है, रुलाता है। इन 4 पंक्तियों में यही चीज़ें लिखी हुई थी। अब आगे की 4 पंक्ति में क्या लिखा है, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पे दाना मतलब अर्थ हो गया लोभ, लालच से, और मूढ़ मतलब हो गया मूर्ख, उससे। तो कवि हमें क्या बता रहे इन 4 पैरा में, इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं सभी लोग सत्य के पीछे भाग रहे हैं। क्या करें, सत्य के पीछे भाग रहे हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है ये जानने के लिए सभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब लोग प्रयत्न कर करके हार गए, लेकिन थक गए सभी प्रयत्न करके। कोई भी सत्य को नहीं जान पाया, और क्या हुआ रिज़ल्ट, कोई भी सत्य को जान ही नहीं पाया। सब उसके पीछे भाग रहे हैं जी जानने के लिए कि सत्य आखिर क्या है, लेकिन कोई जान नहीं पाया, सब प्रयत्न कर करके हार गए। और सत्य आखिर क्या है, सत्य है प्रेम। प्रेम को तो कोई जान ही नहीं पाया, ये कवि बता रहे हैं। सब प्रयत्न कर करके हार गए, थक गए, और ऐसा इसलिए हुआ कि सब लोग लालच में पड़ गए, लालच में पड़कर इधर उधर भागते रहे। लालच यहाँ पे जो है कि सांसारिक लोग हैं, वो लोग बस सांसारिक वस्तुओं के पीछे ही भागते रहे। उन्होंने कभी प्रेम को देखा ही नहीं अपने जीवन में। सबसे बड़ा सत्य जीवन का प्रेम ही तो है, और उन्होंने प्रेम को ही नहीं देखा, वो बस उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या है सत्य, वो जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो थक गए, आखिर में उनको नहीं मिला, प्रयत्न कर करके हार गए। और क्यों नहीं मिला, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सब लोग लालच में पड़कर इधर उधर भागते रहते हैं। सांसारिक लोग हैं जो लोभ लालच के पीछे भागते हैं, और सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्य लालच नहीं है, बल्कि क्या है, प्रेम है। सत्य क्या है, लालच नहीं है, प्रेम है। और ऐसे लोगों को मैं मूर्ख समझता हूँ, जो लोग सांसारिक चीज़ों वस्तुओं के पीछे, उन पे लोभ लालच करते हैं, उनके पीछे भागते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे सत्य जानना है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं क्या समझता हूँ, मूर्ख समझता हूँ उनको।
मैं तो प्रेम के पीछे भागता हूँ, ना कि सांसारिक चीज़ों के पीछे भागता हूँ। मुझे उनका कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, मैं बस प्रेम के पीछे भागता हूँ और मैं ऐसे लोभ लालच से परे हटना सीख चुका हूँ। मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मेरा जो मन है वो बस प्रेम के पीछे भागता है और ऐसे सांसारिक लोभ लालच के पीछे नहीं भागता। इनसे हटना मैं सीख चुका हूँ कब का। कवि हमें ये बता रहे हैं। अब आगे की 4 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पे वैभव का अर्थ धन और संपत्ति से है। तो इन 4 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं मैं तो कोई और हूँ, मैं तो कोई और हूँ और जग कोई और है। मतलब यहाँ पे कवि अपने आप को जग से अलग बताते हैं, यानी संसार से अलग बताते हैं। ठीक है, कहते हैं मैं तो कोई और हूँ और जग कोई और है, यानी कि मैं कोई और हूँ, संसार कोई और है। मतलब दोनों के बीच कोई नाता नहीं है। ठीक है, ये जो संसार से मेरा नाता नहीं है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, कोई रिश्ता नहीं है। मैं ऐसे जग को जिसमें प्रेम है, मैं अपनी कल्पनाओं में से ऐसे संसार का निर्माण करता हूँ जिसमें सब लोग एक दूसरे से ही प्रेम करते हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ऐसे संसार का निर्माण मैं अपनी कल्पना में करता तो हूँ, लेकिन कई बार वो पूरा नहीं हो पाता है, कई बार वो वैसा बन नहीं पाता है जैसा मैं चाहता हूँ। तो फिर मैं ऐसे जग को मिटा देता हूँ। कवि कह रहे हैं कि ये जो जग है, ये जो संसार है, उससे मेरा कोई भी नाता नहीं है, मैं बिल्कुल उससे अलग हूँ, हट कर के हूँ, कोई रिश्ता ही नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो संसार में क्या है, प्रेम नहीं है। कवि अपने मन में क्या करते हैं, कवि अपने मन में एक ऐसा संसार का निर्माण करते हैं जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम से रह रहे हैं और इन सारी चीज़ों से जो प्रेम से परिपूर्ण है, कवि ऐसी कल्पना करके अपने मन में ये सारी चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन वो कई बार पूरा नहीं हो पाता है और कवि जैसा चाहते हैं वैसी कल्पना उनके अंदर नहीं बन पाती है। तो वो क्या करते हैं, उस कल्पना को फिर मिटा देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा बन नहीं पाया जैसा मैं चाह रहा था, तो मैं उस जग को मिटा देता हूँ। ठीक है, मतलब वो बस कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह से संसार हो जाए कि जिसमें बस प्रेम ही प्रेम रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी लोभ लालच कुछ ना हो, सब मिलकर एक दूसरे से प्रेम से रहे। लेकिन ऐसा जग बन ही नहीं पाता है, ऐसा संसार जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वो मैं बना नहीं पाता हूँ, तो फिर उसको मैं मिटा देता हूँ। जिस संसार में लोग धन दौलत संपत्ति जोड़ने में लगे हुए हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को, संसार को ठुकराता हुआ चलता हूँ। जहाँ पे संसार के लोग आजकल, आज के युग में धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, उसको जोड़ने में लगे हुए हैं, मैं ऐसे संसार को ठुकराता हूँ। मुझे ऐसा संसार अच्छा नहीं लगता है जिसमें धन संपत्ति लोभ लालच में लोग पड़े हुए हैं। मैं तो प्रेम में ही जीवन व्यतीत करता हूँ और उसी में खुश रहता हूँ। ऐसा कवि कह रहे हैं। उनको किसी भी सांसारिक वस्तुओं का, धन दौलत वैभव का, ऐशो आराम का कोई भी लोभ लालच नहीं है। उनको बस उनके जीवन में एक ही चीज़ है, वो है प्रेम, और कवि उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब आगे के पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। कवि कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब इसमें जो वर्ड मीनिंग्स है वो भूप मतलब होता है राजा, प्रसाद मतलब हो जाएगा महल, निज तो आप लोग जानते हैं अपना, रोदन यानी कि रोना, ठीक है, राग यानी कि प्रेम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कवि कहते हैं मेरे रोने में, मेरी वाणी में प्रेम छिपा हुआ है। कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा जो रोना है, मेरी जो वाणी है, उन सब में क्या छिपा हुआ है, प्रेम छिपा हुआ है। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, प्रेम पर सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, यहाँ तक कि महलों का भी न्यौछावर कर देते थे। उस टाइम पे प्रेम का मतलब होता था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपने महलों को निछावर कर देते थे प्रेम से, ठीक है।
लेकिन उनका जो प्रेम था वो महलों के बराबर था। उस टाइम पे उनका जो प्रेम था वो खुशी से, प्रेम से वो था महलों के बराबर। मेरा प्रेम उतना बड़ा नहीं है, मेरा प्रेम तो छोटा सा है। मेरा जो प्रेम है राजा महाराजाओं के जैसे, जैसे वो महलों को दान में दे देते थे, निछावर कर देते थे, सारी मोह माया हटा देते थे, उतना बड़ा महलों के जैसा तो मेरा प्रेम नहीं है। लेकिन मेरा प्रेम तो छोटा सा ही है, छोटा सा बस है। मेरा प्रेम तो खंडहर के समान है, क्योंकि उसकी प्रिया अब छोड़कर जा चुकी है। जो कवि की जो प्रिय है वो कवि को छोड़कर क्या कर चुकी है, जा चुकी है। अपनी प्रिय से बिछड़कर उनका जो प्रेम है, कवि कह रहे हैं अपनी प्रिय से बिछड़कर मेरा जो प्रेम है वो कैसा हो गया है, खंडहर के समान हो गया है। कवि की जो प्रिय है वो उनसे बिछड़ चुकी हैं, वो उनको छोड़कर जा चुकी है, ठीक है। इस वजह से जो कवि का जो प्रेम है वो महल के समान ना हो करके एक खंडहर के समान हो गया है। कवि यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे की पंक्तियों में लिखते हैं कवि कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तो तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि कहते हैं मैं रोता भी हूँ तो भी तुम उसे गाना कह देते हो, और मैं जब फूट फूट कर रोता हूँ, अपना दुखड़ा बताता हूँ, संसार को अपना दुख बताता हूँ, तब उसे लोग छंद बनाना कह देते हैं। जब कवि क्या करते हैं, रोते हैं, तो रोते हैं तो संसार उसे क्या कहता है, उसे कहता है कि ये तो गीत गा रहा है या गाना गा रहा है, ठीक है, गाना कह देता है कवि के रोने को। और जब कवि फूट फूट कर रो रहे हैं, उनको अपना दुख बता रहे हैं, तो कहते हैं कि ये देखो छंद बना रहा है, छंद बना रहा है, गाना बना रहा है, इस तरह से बातें करते हैं। यानी कि कविता मान लेते हैं, कवि के दुख को नहीं समझ रहे हैं लोग, क्या मान लेते हैं, कविता मान लेते हैं। कविता में भी राग, छंद, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग हैं उनकी बातों को कविता मान लेते हैं, कहते हैं कि हाँ ये तो कविता बना रहा है, ठीक है। और मुझे संसार कवि कहकर क्यों अपनाता है, मैं दुनिया के लिए प्रेम का एक नया दीवाना हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि मैं संसार के लिए क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। जो कवि है जब वो रोते हैं, अपना दुख बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि तुम कविता बना रहे हो, छंद बना रहे हो, गाना गा रहे हो, तो यानी कि तुम कवि हो। तो कवि कहकर लोग मुझे संसार में अपनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। क्यों लोग मुझे कवि कहकर अपनाएं, मैं तो संसार का एक नया दीवाना हूँ, इससे लोग मुझे जाने। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन प्रेम में व्यतीत कर रहा हूँ, लोग इससे मुझे पहचाने कि हाँ, कि ये व्यक्ति प्रेम में अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है। सारे सांसारिक चीज़ों का, जग का भार हटा करके, सारे सांसारिक चीज़ों को हटा करके, वैभव, संपत्ति, लोभ, लालच, इन सब से परे होकर के किस प्रकार ये व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोग मुझे कहें, ना कि मुझे कवि कहकर अपनाएं। ऐसा मैं नहीं चाहता, ये कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अब ये जो आगे की जो 4 लाइन है, ये आखिरी पैराग्राफ इस कविता का, कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरी जो वेशभूषा है वो दीवानों की तरह है, पागलों की तरह है। कैसी है, मेरी जो वेशभूषा है, जो मेरा पहनावा है, वो दीवानों की तरह, पागलों की तरह है, जो किसी एक चीज़ के लिए पागल है, दीवाने हैं। यानी कवि प्रेम के पीछे पागल है, प्रेम में क्या है, दीवाना है, और उसके जीवन में, कवि के जीवन में एक मस्ती सी छाई हुई है पूरी तरह से। और मैं ऐसे संदेश को लेकर घूम रहा हूँ, जो संदेश अगर कोई लोग सुन लेते हैं तो वो भी क्या करते हैं, झूमने लग जाते हैं। मतलब कवि कह रहे हैं मैं अपने जीवन में प्रेम के ऐसे संदेश को लेकर फिर रहा हूँ, प्रेम में इतना पागल हो गया हूँ, इतना दीवाना हो गया हूँ कि मैं उस संदेश को लेकर फिर रहा हूँ, और जो लोग इस संदेश को सुनते हैं वो लोग भी झूमने लग जाते हैं, झुक जाते हैं और लहराने लग जाते हैं। मतलब प्रेम में सब मस्त हो जाते हैं,
ठीक है, अर्थात मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और ये संदेश कैसा संदेश है? प्रेम का संदेश है। तो ये थी हमारी आत्म परिचय कविता जो हम लोगों ने ख़त्म करी। 10 पैराग्राफ थे इसमें। हमने कवि परिचय देखा और सारे पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स को देखा, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देखा और इसके भावार्थ को भी अच्छी तरीके से समझा। तो आत्म परिचय ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें एक और छोटा सा है कविता जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही लिखा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो मैंने बताया था ना, सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में इस तरह से लिखिएगा और बगल में उनके कवि और लेखक के नाम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करेंगे अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, पीडीएफ दूँ, पीडीएफ के माध्यम से। मैंने तो अभी बनाया नहीं है पीडीएफ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बना करके आप लोगों को यहीं पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है, चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग वहाँ से भी अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बस उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लास में अच्छे से समझ आ गई हो और याद हो गया हो। बस एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी डिटेल क्लास चल रही, कल इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। छोटी सी कविता 3 पैराग्राफ की है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले हम लोग कविता पढ़ लेते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट पैरा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट है, ये लास्ट पैरा है इसका। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हम लोग एक एक करके पैरा को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पंथी का मतलब क्या हो जाता है? यात्री। तो यहाँ पे कवि इस 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही आ गई है। कोई यात्री के बारे में ऐसे कवि बता रहे हैं कि एक यात्री है जो कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं रास्ते में, और वो ये सोच रहे हैं कि जो मंजिल है वो अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीक ही आ गई है। लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। और यह बातें कवि एक राहगीर यात्री के लिए कह रहे हैं। और ये सब बातें सोच कर पंथी जो यात्री है, वो पूरे दिन का थका मांदा राहगीर जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो सोचता कहीं रास्ते में अंधेरा ना हो जाए, रात ना हो जाए, क्योंकि मंजिल तब ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। उसके कदम जो हैं वो तेज़ हो जाते हैं और दिन क्या होता है? जल्दी जल्दी ढलने लगता है। इस लाइन का मतलब ये होगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है का मतलब कि समय तो परिवर्तनशील है, दिन तो अपने समय पर ही ढलेगा, ठीक है। समय कभी किसी के लिए रुका हुआ नहीं रहेगा, उसको जिस टाइम पे ढलना है वो उसी टाइम पे ढलेगा। वो परिवर्तनशील है, किसी के लिए भी शिथिल या रुका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो अपना काम करना है वो समय पे बिल्कुल करना है, ये सोचकर कि मंजिल तो मेरे बिल्कुल करीब है। अगर मैं यहाँ पे रुक गया या फिर मैं यहाँ पे थक गया, हार गया, तो मैं अपने मंजिल तक पहुँच नहीं पाऊँगा। मुझे अपने मंजिल तक पहुँचना है, रात होने से पहले पहुँचना है। ये संदेश दे रहे हैं कवि इस पंक्तियों में, ठीक है। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। तो पहले पैरा में कवि किसके बारे में कह रहे थे? यात्री के बारे में, है ना, पंथी यात्री के बारे में, राहगीर के बारे में। अब दूसरे पैरा में, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
प्रत्याशा का मतलब हो गया इंतज़ार, नीड़ों का मतलब हो गया घोंसला, परों का मतलब हो गया पंख। अब यहाँ पे जो कवि है, पहले पैराग्राफ में तो राहगीर के लिए बता रहे थे, अब यहाँ पे बता रहे हैं चिड़ियों के लिए, चिड़ियों के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि चिड़िया के बच्चे जो घोंसले में हैं वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगी और हमें खाना देगी। जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं वो घोंसले में हैं और घोंसले से झांक झांक कर अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब मेरी माँ आएगी और हमारे लिए दाना लेकर आएगी, हमें खाना